जय हिंद योद्धास, दिस इज रणवीर सर फ्रॉम एक्सतेज एकेडमी। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर लेके। लेट मी टेल यू, एसपी की एग्जाम अभी 10 दिन में आ चुकी है। अगर किसी ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है बस केमिस्ट्री का, तो आपने अगर बस इतना ही लेक्चर देख लिया तो भी सफिशियंट हो जाएगा। जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही आपने अगर ठीक से दिल लगा के देख लिया और उसके अराउंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस मुझे नहीं लगता कि बाद में एसपीआई के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो सकता है। चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। चलो देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। तो क्या होता है भाई फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज होता है चेंज इन कलर और स्टेट्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट में, अगर एक कोई भी सब्सटेंस में कलर चेंज हुआ या फिर उसका स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड था सॉलिड हो गया, सॉलिड था वेपर हो गया, या फिर कुछ और हो गया, कलर चेंज हो गया, रेड था ब्लू हो गया, ग्रीन था पिंक हो गया, तो इट्स नोन एज फिजिकल चेंज। तो भाई एग्जांपल क्या है इसके? टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर क्या? एक कागज लिया फाड़ दिया, दो दो उसके दो पार्ट हो गए, तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? वो भी क्या है? पेपर ही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर पहले क्या था? लिक्विड था, उसको बॉइल किया, वेपर हो जाएगा। तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, मतलब कोई उसका मॉलिक्यूलर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए, इसलिए वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। सेम फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अभी देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है भाई। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। एग्जाम्पल क्या भाई इसका? बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आपने पेपर को जला दिया, क्या फॉर्म हुआ? ऐश फॉर्म हुआ। अभी जो ऐश होता है उसका अपन पेपर बोलते क्या? नहीं भाई नहीं, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एक रेसिडुअल पार्ट हो जाता है। तो वो क्या होगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। फिर क्या? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। अभी इंपॉर्टेंट नोट भाई, ये याद रखना बस, आने के चांसेस है, आने के चांसेस है। क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल में केमिकल एंड फिजिकल दोनों चेंज होता है। अभी इट्स दी ओनली एग्जाम्पल जहां पे बर्निंग, जहां पे केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों होता है। वो क्या है? बर्निंग ऑफ दी कैंडल। कैसे होता है? जो वैक्स होता है वो पिघल जाता है, मतलब उसका बस स्टेट चेंज होता है, स्टेट। तो वहां पे क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। वहां पे क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। और जो अपना उसका जो वात रहती है, वात, वो वात जब जल जाती है वो ऐश बन जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन? मतलब क्या? जो हमारा वो रहता है रिएक्टेंट वाला पार्ट, ये रहता है प्रोडक्ट वाला पार्ट। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाले पार्ट में द नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम होंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम होंगे, तो ही क्या हो जाता है? वो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे Zn है, यहाँ पे भी एक Zn है, चल जाएगा। यहाँ पे एक H है बट यहाँ पे दो है, नहीं चलेगा। यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे दो Cl है, नहीं चलेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है। तो कैसे करना भाई बैलेंस इक्वेशन को? ऐसे पहले एक सीधा लाइन खींच लो, यहाँ पे लिखो लिखो LHS, यहाँ पे RHS। तो Zn कितनी है भाई? LHS में एक ही है, RHS में एक ही है, चलेगा। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। Cl कितने हैं? यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। तो ऐसा क्या करने पर हमें ये इक्वेशन बैलेंस हो सकता है? चलो लेट्स सी। अगर अभी देखो, यहाँ पे H एक है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl दो है, यहाँ पे H दो है। अगर मैंने यहाँ पे दो लगा दिया, तब इक्वेशन बैलेंस हो सकता है क्या? जी हाँ भाई, क्यों नहीं। यहाँ पे एक Zn है, दो H हो गए, यहाँ पे भी दो H है, यहाँ पे दो HCl हो गए, यहाँ पे दो Cl है। तो एट द एंड क्या हो जाएगा? इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो मैं एक बार क्लियरली लिखता हूँ इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी। Zn प्लस 2HCl gives out ZnCl2 प्लस H2। चलेगा? समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो भाई इतने सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन है अपने पास। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, से बहुत टाइप के हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू एलिमेंट्स वन
टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स कंबाइंड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब क्या भाई, CaO प्लस H2O प्लस CaOH टेकन ट्वाइस। इधर देख सकते हो आप, ये शीला है और ये श्याम है, वी आर सेपरेट। फिर क्या हो गया, उनकी शादी हो गई। वेन यू एड अस टुगेदर वी कैन कॉज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू ऑकर। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन? अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। एग्जांपल देखेंगे, शीला और श्याम का अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, बाद में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। फिर क्या, शीला शीला और श्याम क्या क्या हो गए, अलग हो गए। तो मतलब क्या, ए बी गिव्स आउट ए प्लस बी। देख सकते हो आप, यहाँ पे फुल उनकी केमिस्ट्री चल रही है और उनके बीच में दरार आ गई और ए और बी अलग हो गए। चलो अब देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मतलब क्या, अशा रिएक्शन मध्ये, अशी रिएक्शन ज्यात हीट बाहेर येते त्या रिएक्शनला म्हणतात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कळलं? आता पहा, Al प्लस Fe2O3 गिव्स आउट Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। कळलं? इथं हीट निघाली बाहेर, म्हणजेच हे आहे एक्झोथर्मिक रिएक्शन। कळलं? चला पुढे पाहू, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज रिक्वायर्ड टू कॅरी आउट दी रिएक्शन। आता अशी रिएक्शन ज्याला कॅरी आउट होण्यासाठीच, म्हणजे ज्याला रिएक्शन होण्यासाठीच हीटची गरज लागते, ती कोणती रिएक्शन असते? एंडोथर्मिक रिएक्शन। पाहू शकता तुम्ही इथं, ही कोणती रिएक्शन आहे मला सांगा। ॲज अ 10th बोर्ड्सचे मुलं, मी तुमच्याकडे एक्सपेक्ट करतोय की ही कोणती रिएक्शन आहे, तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगाल। ठीक आहे, चला पाहू बरं, तुम्ही सांगता का? तर या रिएक्शन मध्ये पाहू शकता, रिएक्टंट साइडला सनलाइट ऍड केली आहे, म्हणजे काय, सन काय करतो, हीट देतो, एनर्जी देतो। सो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलेगा, तो ये आ सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिएक्शंस एग्जाम मध्ये। चलो अब बढ़ते सेकंड चैप्टर पे। अब है, ये है एसिड बेसिस एंड साल्ट। अभी ना ये चैप्टर अगर एसपीआई का एग्जाम कंसीडर करें तो ये चैप्टर का वेटेज बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एसपीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये चैप्टर का वेटेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस बहुत है। मतलब क्या, ये एसिड है किस चीज में यूज होता है, ये बेस है किस चीज में यूज होता है, ये साल्ट है किस चीज में यूज होती है। तो ये चैप्टर मेजर रोल प्ले करता है। तो बस इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपके क्या होने वाले, क्लियर ही होने वाले। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं डिफरेंट थियरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। बहुत सारी थेरीज थी, आरएनएस की एक थेरी थी, ब्रॉन्स्टर-लवरी की एक थेरी थी, ल्यूइस की एक थेरी थी। देखते हैं क्या क्या होता है। एसिड वो रहता है, आरएनएस के अगर उनके सुने तो वो कहते हैं कि जो चीज डोनर ऑफ H प्लस आयन है वो क्या है, एसिड है। जो चीज डोनर ऑफ OH माइनस आयन है वो क्या है, बेस है। सिंपल, इतना ही है, इतना याद रखना है। आरएनएस चाचा ने क्या बोला, वो बोले डोनर ऑफ H प्लस आयन क्या है, एसिड है। डोनर ऑफ OH माइनस आयन क्या है, बेस है, खत्म। अभी देखते हैं ब्रोन्स्टर लवरी चाचा ने क्या बोला। वो बोले, उन्होंने भी सेम ही बोला बट थोड़ा डिफरेंट बोला, सेम सेम बट डिफरेंट। क्या बोले, एसिड को उन्होंने वही रखा क्या, डोनर ऑफ H प्लस आयन, बट उन्होंने कहा नहीं भाई, आरएनएस ने तो दिया है बट हमें कुछ तो चेंजेस करने हैं। मतलब ये एग्जाम में आगे बैठे थे, एग्जाम में पीछे बैठे थे। एक टीचर ने कॉपी ना पकड़े, इसलिए क्या बोले, डोनर तो H प्लस आयन है, वो एसिड है, अगर H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया तो बेस हो जाएगा। बस भाई इतना ही बोले, और ये हमें एग्जाम में थ्योरी बनने को है, ये तो हम एग्जाम में करते हैं भाई। देखो, मीन्स वी आर मोर टैलेंटेड। चलो, लिविस भैया क्या बोले भाई, लिविस भैया बोले जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी वो होंगे एसिड, जो चीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी वो होंगे बेस, खत्म। यही तीन थ्योरी थी, और इसके लिए हम, इन थ्योरीज को लेके हम बहुत डरते हैं, तो इट्स नॉट वर्दी टू फियर टू दीज थ्योरीज। चलो आगे देखते हैं। ये एक बेसिक कंपैरिजन हो जाएगा एसिड और बेसिस के बीच में, बस ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसिड टेस्ट और बेस टेस्ट बिटर आ सकता है एग्जाम में। एसिड का, अगर किसी ने एसिड खाया तो उसका टेस्ट कैसा लगता है, तो क्या होता है भाई, सुअर लगता है, सुअर नहीं,
सोर, बेस बिटर लगता है। अभी जो अभी ये आता है कभी कभी कि लिटमस पेपर को अगर एसिड में डुबाया जाए तो इसका कलर क्या हो जाएगा। तो लिटमस में एसिड क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लिटमस में बेस क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो मैं ऐसा याद रखता हूँ, RA ऐसे याद रखता हूँ, रेड एसिड में, और BB, क्या BB, ब्लू बेस इन लिटमस, ठीक है। कोई मिथाइल ऑरेंज और एक इंडिकेटर रहता है, उसमें एसिड रेडी हो जाता है, कुछ अलग नहीं है। और बस बेस में फर्क है, मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। याद रखो, कैसे याद रखेंगे इसको, MOA याद रखो, चलो MOA, चलो। और मिथाइल ऑरेंज MOY, मोए, ऐसा कुछ तो याद रखो। चलो, फिनोप्थैलिन इंडिकेटर होता है एक, उसमें देखते हैं। फिनोप्थैलिन में एसिड क्या हो जाता है, कलरलेस रहता है, कलरलेस मतलब उसका कोई कलर ही नहीं रहता। और बेस में क्या हो जाता है, बेस क्या हो जाते हैं, पिंकी पिंकी हो जाता है, मतलब पिंक हो जाते हैं। चलिए, वेरी गुड। अभी और एक है, इस पे भी आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट फॉर्म्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, मेटल क्या फॉर्म हो जाता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या फॉर्म होता है, साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। चलेगा। और क्या अगर पूछा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट हो जाए क्या फॉर्म होगा, तो उनको बोलना है, भैया जी बेस मेटल के साथ रिएक्ट ही करते नहीं है। अगर पूछ लिया, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर पूछ लिया कि बेस एसिड का पीएच रेंज क्या होता है, तो पीएच रेंज रहता है 0 से लेके 7 तक, और बेस का रहता है 7 से लेके 14 तक। कुछ एग्जांपल्स है भाई, क्या HCl, H2SO4, NaOH बेस का, और KOH बेस का। चलो, अब देखते हैं साल्ट्स के बारे में। क्या साल्ट्स, साल्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी लेट मी टेल यू ये क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे दिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या, एसिड रिएक्ट विद बेस, जो बनेगा वो वाटर बनेगा प्लस साल्ट बनेगा, तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलेगा। चलो, इंपॉर्टेंट साल्ट्स एंड इट्स यूजेस, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस बन जाता है। तो ध्यान देके सुनना। क्या ब्लीचिंग पाउडर पहला क्या है अपना, साल्ट है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, मतलब आप लॉन्ड्री विंड्री में कपड़े देते हो धोने के लिए, तो वो क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस यूज एज ऑक्सीडाइजर इन मेनी इंडस्ट्रीज। तीसरा क्या है, इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट, विच इज यूज एज डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक पोर्टेबल वाटर। अभी जो आपका कोऑपरेशन का पानी आता है, तो वो क्या होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको साफ किया जाता है, और जो उसके जर्म्स वगैरह रहते हैं वो मार देता है, ठीक है। चलो, दूसरा टाइप का साल्ट आता है बेकिंग सोडा। क्या है भाई बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक। अभी एसिडिटी होती है भाई, बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है, हमारे घर में पापा लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहता है एसिडिटी का, तो वो लोग क्या खाते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है। चलेगा। एक्ट्स एज एन एंटीसाइड, एंटासिड, सॉरी एंटासिड, विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड इंडाइजेशन। वही भाई, अगर किसी का गड़बड़े भाई, बहुत खा लिया, किसी के शादी वादी में गए और खाना बहुत ही पसंद आ गया, बहुत ही दबा एकदम फुल मजे में पेल दिया खाना, और पेट दर्द करने लगा, तो उनको क्या बोलना है, अंकल जी ये लो बेकिंग सोडा खाओ, इंडाइजेशन पूरा शांत हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, यूज्ड इन प्रोसेसेस ऑफ वॉशिंग एंड वाटर सॉफ्टनर, ये भी एक यूज है उसका, याद रखना बस। अभी वॉशिंग सोडा, ये रहता है खाने वाला सोडा, ये होता है धोने वाला सोडा, धोना मतलब कपड़े धोने वाला सोडा। चलो, तो पहला पॉइंट क्या है, इन दी ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास और सोप पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, याद रखना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में रहता है, जो परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रहते हैं, ये कुछ हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं इसे, परमानेंट एंड टेम्पररी, तो वो रिमूव करने में ये यूज होता है वॉशिंग सोडा। एज अ डोमेस्टिक क्लीनर भी यूज होता है, मतलब क्या साबुन विबुन में करते हैं अपन घर पे यूज, वो बस इतना ही है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलेगा। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो भाई, सिंपल है, इतना याद रखो, सारा मेटल की प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, इतना याद रखना है बस। इसका उल्टा करना है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। चलो बताता हूँ कैसे। मेटल्स क्या रहते हैं भाई, हार्ड, हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सोनोरस रहते हैं भाई, सोनोरस मतलब क्या,
कमेंट में बताना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, मेलिएबल रहते हैं, मतलब उनको हम पतरा बना सकते हैं, पतरे में मतलब ड्रॉन इन शीट्स बोलते हैं। डक्टाइल क्या भाई, डक्टाइल मतलब ड्रॉन इन वायर्स। फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ चीजें याद रखना बस। मोस्ट आ सकता है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट वो होता है कॉपर नहीं, गोल्ड। इतना याद रखना। मोस्ट मेलिएबल क्या होगा, वो भी गोल्ड होगा। तो गोल्ड चेचा जो है वो, ऐसे इसका दाम बहुत महंगा है, इसलिए वो अपन यूज नहीं करते। इसमें अपने घर के वायरिंग में, अगर कोई अंबानी उम्बानी होगा तो करते होंगे भाई, हम तो नहीं करते, हम तो गरीब है। चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ऑकर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है इनको कि जैसा मेटल जैसा कि भाई हाँ चलो सख्ती में ही रहना है, ठीक है। नहीं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ये ब्रिटल है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, टूट सकते हैं जल्दी। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, मतलब क्या, या ये सोनरस है, ये मेलिएबल है, ये डक्टाइल है, ये कुछ भी नहीं है। ये अच्छे हीट 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 अच्छे हीट के कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, बट ये चीजा बिल्कुल नहीं है। चलो क्या देखते हैं। बट यहाँ पे ना एक ये कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, वो है ग्रेफाइट, जो कि अपना आइसोटोप है कार्बन का। याद रखना, मैं लिख के दे रहा हूँ, मतलब बस इतने पॉइंट नहीं याद रखने जो पीपीटी में है, जो मैं एक्स्ट्रा लिख के दे रहा हूँ वो भी याद रखना है आपको। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, ये आ सकता है, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था, मतलब क्या एक चीज, अभी देखो मैं बताता हूँ, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बी। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कभी पॉसिबल होगा, अभी देखो इसमें क्या है, इन दोनों का अच्छा चल रहा था, बेस्ट फ्रेंड आ गया, बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, ए को हटा दिया, बी के साथ जुड़ गया। ये कब हो सकता है, जब बेस्ट फ्रेंड के पास पैसा ही पैसा हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। तो तभी ये हो सकता है, ठीक है। तो स्मार्टनेस इन द सेंस रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ रियल लाइफ वाला। तो केमिस्ट्री में स्मार्टनेस और पैसे को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दी रिएक्टिविटी सीरीज। ये देख सकते हो, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, ऐसे से घटते 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 गोल्ड पे आ जाता है वो, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में अगर पोटेशियम आ जाएगा, तो पोटेशियम अपना एकदम सबसे पैसे वाला, सबसे स्मार्ट बंदा है, तो वो किसी भी एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद अपना क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। तो याद रखना है कि एन ए सी ए कुछ भी अपना एक्रोनिम बना लो और याद रखना है। और एग्जाम में आया कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये आपको जमना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे पूछेगा, कुछ ऐसा हाई लेवल नहीं पूछेगा, एनडीए लेवल का। तो बस बेसिक बेसिक करके जाओ, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलो अभी आते हैं आयोनिक कंपाउंड्स पे। क्या आयोनिक कंपाउंड्स, ये देख सकते हो, इधर लिखा है यू कंप्लीट मी, क्या यू कंप्लीट मी। आयोनिक कंपाउंड्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस एंड निगेटिवली चार्ज एनायंस, मतलब क्या, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मतलब क्या भाई, जो Na है उस पे है +1 चार्ज, जो Cl है उस पे -1 चार्ज। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये बोलेगा दीदी जी, सॉरी ये बोलेगा, इधर ये लड़का लग रहा है, ठीक है। चलो ये क्या बोलेगा, दीदी जी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, विल फॉर्म अ गुड पेयर, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है, अपना आयोनिक कंपाउंड रहता है। समझ में आया, मतलब क्या, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट, इसके साथ इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा, चलेगा।
अब आते हैं एलॉइज पे। क्या होता है भाई एलॉइज? एलॉइज मतलब एलॉइज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब क्या भाई? एक मेटल दूसरे मेटल और नॉन मेटल के साथ जुड़ गया, कुछ तो अलग बना लिया, इट इज कॉल्ड एलॉइज। एग्जांपल है भाई ब्रास। मोस्ट आस्क्ड है, ठीक है, ये मैंने चार ही क्यों लिखे भाई, ऐसे बहुत सारे हैं, बट ये मोस्ट आस्क्ड है, ठीक है। तो इतना याद रखना। क्या ब्रास क्या होता है? कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज क्या रहता है? कॉपर एंड टिन का। सोल्डर क्या रहता है? लीड एंड टिन का। अमलगम क्या रहता है? मर्क्यूरी विथ एनी अदर मेटल। ये चार याद रखना, बाकी नहीं याद रखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तीन चारों ही है जो 10th लेवल में बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो। ठीक है, बस ये चार याद रखना इसका क्या है, ठीक है। इफ आयरन मैन एंड सिल्वर सर्फर टीम्स अप देन दे वुड बी अलॉयज। ऐसे याद रख सकते हैं क्या होता है अलॉय। अभी ना एक यहाँ पे फोटो है, मतलब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर मेटल। क्या भाई? अभी ना जो लेट्स कंसीडर ब्रास, ब्रास और उसका क्या है? Cu एंड Zn है भाई। तो कॉपर और जिंक की इंडिविजुअल अपनी अपनी कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इन दोनों को मिला के ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसने इसके अंदर भी होनी चाहिए। इसके खुद के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं या फिर होते ही है, ठीक चलेगा। होता है ना भाई, मम्मी पापा बहुत होशियार है, बच्चा निकलता है एकदम छपरी, रील बनाता है इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं ऑलवेज में। अभी तो कोरोजन पे आते हैं, कोरोजन पे। ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल, यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ द मॉइस्चर एयर और केमिकल इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है। अभी ना ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जब कॉपर का कोरोजन हो जाता है, मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कलर कौन सा बनेगा? ग्रीन बनेगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है जो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, इतना याद रखना है। पूछते हैं भाई क्वेश्चन ये तो एनडीए में ही पूछा गया है सिल्वर का। देख सकते हो आप एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर, कि अगर सिल्वर इज एक्सपोज टू द एयर, देन विच कलर इट विल फॉर्म? तो इट विल फॉर्म अ ब्लैक कलर। मतलब जो एयर में अभी, हाँ ये और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सिल्वर क्या किस किस एयर में किस एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा? अभी बहुत लोगों को लगता है भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और यही गलती करते हैं लोग। बट सिल्वर नेवर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट विथ सल्फर। इतना याद रखना भाई। अगर आपका नसीब अच्छा हुआ, अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो भाई कंफर्म पॉजिटिव मार्क्स से भाई। इतना याद रखना, सिल्वर नेवर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। वो एयर में जाने के बाद किससे रिएक्ट करेगा? सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, चलेगा। अभी आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये तो पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या भाई? कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, चलो H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, तो ये क्या अपना कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। चलो, व्हाट आर एटम्स मेड अप ऑफ? An atom is composed of three particles, namely neutrons, protons and electrons, with hydrogen as the exception without neutrons. एक ही है भाई। मतलब क्या एटम्स जो होते हैं उनमें तीन पार्टिकल्स रहते हैं। वो क्या होता है? न्यूट्रॉन रहता है भाई, एक रहता है प्रोटॉन, एक रहता है इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐसा रहता है एटम। ये होता है न्यूक्लियस, देख सकते हो आप। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एनपी जो न्यूक्लियस में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है उन सबसे दूर रहता है, ये रहता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलेगा, ये देख सकते हो आप, इससे याद रख सकते हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा पीछे देख के बैठ के उनकी केमिस्ट्री देख रहा रहता है, चलेगा। एक ही एक्सेप्शन है जहां पे हाइड्रोजन में ही अभी क्या नहीं है? न्यूट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। व्हेन यू जस्ट फाउंड हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। कैसे भाई? इनको इन चीजों को पता है, ये कार्टून है, मैं भी देखता था बचपन में। बताओ मुझे कौन सा कार्टून है, कमेंट में बताना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। सिंपल है भाई, इलेक्ट्रॉन की कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं इलेक्ट्रॉन की। मास, अगर मास कंसीडर करेंगे तो मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, मतलब बस न्यूक्लियस का। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास रहता है निग्लिजिबल, इतना याद रखना। अगर हम मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे, मतलब अपन न्यूक्लियस का ही टोटल करेंगे, चलेगा।
अभी एटॉमिक नंबर क्या रहता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है? एटॉमिक नंबर रहता है। चलो अभी कुछ एटॉमिक थेरीज थी भाई, एटॉमिक थेरीज थी कुछ, वो देखते हैं। ये था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, और उसको अपन बोलते हैं वॉटरमेलन। थोडक्यात काय म्हणला तो, लाल लाल टरबूज, मोठं मोठं टरबूज ऐसा ये, त्याचा लाल लाल गाभा म्हणजे काय, वो जो अंदर का पार्ट, और त्याच्या काळ्या काळ्या बिया म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन्स. लाल लाल मोठं मोठं टरबूज म्हणजे इलेक्ट्रॉन, त्याचा लाल लाल गाभा म्हणजे अपना उसका जो लाल लाल रहता है ना वाटरमेलन में, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, मतलब ये पूरा पार्ट रहता है पॉजिटिव, आणि त्यातल्या काळ्या काळ्या बिया मतलब ब्लैक ब्लैक बीज, वो क्या है, इम्बेडेड इन इट क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स. इतना याद रखना, चलेगा. दूसरा मॉडल देखते हैं. ये थे अपने रुदरफोर्ड चीचा. उन्होंने किया था अल्फा स्कैटरिंग एलिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. तो उन चचा को क्या पता चला, वो बोले कि भाई ये जो अपना जे थॉमसन था, ये तरबूज खाते खाते कुछ भी बोल के चला गया, मैं बताता हूँ क्या होता है असली एटम. तो उसने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ली, 10⁻⁻10 मीटर की, इतना छोटी गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, थिन, इतनी थिन की थिकनेस की, और उस पर रेडियम एटम से सीधा मारना चालू कर दिया, मतलब बम्बार्डिंग ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स चालू कर दिए उस पर. और क्या हो गया, उसके कुछ ऑब्जर्वेशन थे. वो बोला कि भाई 90% ऑफ दी वॉट अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गए. मतलब उसने क्या बोला, उसने इस पॉइंट से क्या, इस ऑब्जर्वेशन से क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जो कि है. देख पा रहे हो आप, इधर कुछ भी नहीं है, ये देखो पूरा एम्प्टी है. ठीक है. और फिर वो और क्या बोला, फ्यू डिफ्लेक्टेड विथ माइनर एंगल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को धड़क के वो क्या हो गए, माइनर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए. अभी फ्यू डिफ्लेक्टेड विथ मेजर एंगल्स, 1 in 20,000, 1 in 20,000, 2000, 20,000, 1 in 20,000 क्या हुआ, वो मेजर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया. मतलब उसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ये गोला है, इसके बीच में ऐसा कुछ तो बड़ा वाला न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड है. कहां पे नहीं बताया, बस अराउंड है इतना बताया. और इसका एक लिमिटेशन था कि वो बस बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट. अभी भाई कॉमन सेंस है, कोई भी चीज मोशन में है, वो क्या कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है. अभी अगर उस चीज को, अभी कोई भी मोशन, अभी अपन गाड़ी चला रहे रोड पे और एक्सलरेट ही नहीं किया हमने, तो फ्रिक्शन लगता है, और एट दी एंड गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है. तो लोगों को यही लगा, अगर ये कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, तो एक दिन क्या होना चाहिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गए, वो लोग न्यूक्लियस से टकरा के एटम्स फूटने चाहिए. बट ऐसा तो नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, तो वो बताया आपने नील भोर चाचा ने. नील भोर चाचा क्या बोले, रुदरफोर्ड भाई तूने एकदम दिमाग लगाया, सब कुछ ठीक बोला, न्यूक्लियस अंदर होता है चलेगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे चलेगा, बट मैं कुछ तुझमें एडिशन करूंगा. इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे, बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स, पर्टिकुलर स्टेबल एनर्जी लेवल्स में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं. ये न्यूक्लियस है, ये एक स्टेबल एनर्जी लेवल है, ये के है. चलो ये एक स्टेबल एनर्जी लेवल है, ये है के एल, ये एक है एम. मतलब ऐसे NO, P, Q, R, S ऐसे वाले एनर्जी, फिक्स एनर्जी लेवल पे ये क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं. तो एनर्जी लेवल्स जो है, मतलब ये जो शेल्स है, इनकी एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी खत्म होने का कोई चांस नहीं है. इसलिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस में जाके गिरेगा नहीं, और एटम्स फटेगा नहीं. चलेगा, समझ में आया. तो यही थे आपको. अभी जब आप 11th में आओगे तो ये पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको. ये आपको अभी SPI के लिए तो नहीं है, चलेगा. तो ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 11th में जब YT में आओगे या फिर SPI जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा. चलो डिस्कवरीज देखते हैं क्या थी भाई इन तीनों ने. जो प्लम पुडिंग मॉडल था अपना जे थॉमसन साहब का, उन्होंने क्या दिया, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. जो अपना रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड के इससे क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ.
याद रखो आ सकता है। वुड स्कॉर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। वुड स्कॉर्ड न्यूक्लियस, रुदरफोर्ड। नील बोर साहब ने क्या बोला, जो एनर्जी लेवल्स थी तो उनमें एनर्जी लेवल्स थी तो उनका उन्होंने फाउंड किया था। ये 2n² क्या है भाई, अभी ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल है। अभी इसमें लाखों इलेक्ट्रॉन बैठ सकते क्या, नहीं भाई। एनर्जी लेवल की भी कोई तो लिमिटेशन होंगे कि भाई ऐसा है क्या, हजारों, 10,000, 1 करोड़, 2 करोड़ ले लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स अपने में, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया क्या, पहला शेल है तो 2, 1 का स्क्वायर 2, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर पूछा आपको कि के एल nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो nth शेल कितना आता है, के एल एम एन, मतलब फोर्थ शेल है। तो 2, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 16 × 2 32, मतलब nth शेल में 32 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। तो ये उसका रिलेवेंस था, तो इतना याद रखो आप, ठीक है। ये देखो भाई, अच्छा है क्या, डोंट ट्रस्ट एटम्स बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग। तो भरोसा मत रखना एटम्स पे। चलो आगे देखते हैं, तीसरा चैप्टर पे आते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये अच्छा चैप्टर है भाई, देखते हैं, चलो। वाई क्लासिफिकेशन, ये जरूरत क्यों आन पड़ी सर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, सब ठीक चल रहा था, ये जरूरत क्यों आन पड़ी। अभी भाई ना कैसा रहता है पता है क्या, एवरीवन सर्च फॉर कंफर्ट जोन, ठीक है। तो सब लोग ऐसा कंफर्ट जोन सर्च करते हैं, तो साइंटिस्ट क्यों नहीं। तो साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जब वो एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे ना, तो उनको बहुत डिफिकल्ट जा रहा था कि इंडिविजुअली स्टडी करना। मतलब हाइड्रोजन को कर लिया, सोडियम को कर लिया, फिर क्लोरीन को कर रहे, फिर जेनॉन को कर रहे, ऐसा करते करते वो थक गए बेचारे। 118 एलिमेंट है भाई, मर जाएगा कोई तो इतना स्टडी करके हर एक एलिमेंट पे। और हर एक एलिमेंट पे ऐसा नहीं कि भाई उसको बस एलिमेंट का स्टडी करना है, उसके आइसोटोप है, आइसोबार्स है, इतने सारे उसके टाइप्स है, तो बहुत ही मुश्किल जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कुछ पर्टिकुलर ए बी सी डी ऐसे 4-5 एलिमेंट्स है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन सबको पकड़ के एक कर दिया, ऐसा सैक बना दिया। फिर जो अपने कुछ और कैरेक्टर्स एलिमेंट्स थे उनको एक कर दिया, ऐसे सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर्स देख के ऐसा उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये क्लासिफिकेशन करने का पहला दिमाग लगाया था वो चाचा थे, डोबेराइनर्स चाचा, और उन्होंने दिए थे ट्राइड्स। मतलब दिए थे उन्होंने, उतने होशियार नहीं थे वो केमिस्ट्री में, बस उन्होंने 3 ही दिए थे क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्राइड था। फिर दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ही ट्राइड्स थे। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, तो इन दोनों के अगर मास का हमने एडिशन किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये सोडियम का मास आ जाएगा। तो इतना ही उसका रिलेवेंस था, बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि उनके टाइम में और एलिमेंट्स नहीं थे, बट उनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बस इन 9 ही एलिमेंट्स में दिखी, इसलिए उन्होंने 3 ही ट्रेड्स बना पाए, ठीक है, मतलब 3 ही क्लासिफिकेशन बना पाए। देखो भाई, मी रीडिंग ग्रोबेरेनर्स ट्रेड्स, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, लिटरली भाई यही है भाई, मतलब कुछ भी, ठीक है। फिर आते हैं न्यूलैंड, भाई ये तो क्या ही बोलो इसके बारे में, मतलब ये आदमी खतरनाक है भाई, एकदम खतरनाक। इसको ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद थे। इसने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे अपने पास रहता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ऐसा रहता है ना। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, सा रे ग म, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। मतलब जिनको म्यूजिक का टेस्ट है भाई वो उनको पता होगा, ये ऐसा इसका पिच बढ़ते 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 जाता है। तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया क्या, जो अपने ये है क्या, एलिमेंट्स है, जैसे न्यूरॉन एलिमेंट्स है, तो कैल्शियम, फिर सॉरी क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे जो एलिमेंट्स है बढ़ते 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 जाते हैं, उनका मास बढ़ते 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 जा रहा है। उन्होंने क्या कर दिया, उन सबको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर दिया। क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया कि फर्स्ट फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। क्या, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, ठीक है। रिमाइंडेड हिम म्यूजिकल स्केल, इतना याद रखना भाई, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि
फर्स्ट एंड एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव में। ठीक है, चलते हैं अभी भाई। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये बंदा ना लिटरली होशियार था थोड़ा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई करने वाला कौन सा, ये पहला आदमी था। ठीक है, इसके कुछ ऐसा पीरियोडिक टेबल था। इसके कुछ अच्छी चीजें थे, कुछ बुरी चीजें भी थी। जैसे इन्होंने इसने इसका पूरा एटॉमिक जो अपना ये है टेबल, वो एटॉमिक मास पे बेस दिखाया था। ठीक है, तो इसके टेबल में आइसोटोप्स के लिए जगह ही नहीं थी। ठीक है, ये बड़ा इसका ड्रॉबैक था। और एक बड़ा ड्रॉबैक था कि उसने हाइड्रोजन को टेबल के बाहर रखा था, मतलब इधर ऊपर एकदम। ये रहा टेबल, ये टेबल के ऊपर ऐसा रख दिया था उसने। ठीक है, तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। और इसका अच्छे काम क्या थे, उसने जो फ्यूचर में डिस्कवर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे और एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह छोड़ी थी। मतलब ये जो न्यूलैंड था ना, उसको ऐसे लगा कि बस भाई दुनिया में बस 54 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 54 एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया था इसने, 54 ही एलिमेंट्स रहेंगे। उसको लगा ही नहीं कि आगे जाके एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। तो मतलब ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बट डोबेरा ने थोड़ा, मतलब ये मेंडली थोड़ा होशियार था। उसने क्या किया, एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी। उसने प्रिडिक्ट किया था भाई, का बोरॉन, का एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये जो तीन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी। बाद में उनको उनकी डिस्कवरी हुई और वो उस जगह पे जाके उनकी पोजिशनिंग हो गई। तो एका बोरॉन कौन था, स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम कौन था, गैलियम। एका सिलिकॉन कौन था, जर्मेनियम था भाई। ठीक है, समझ में आया। बस इतना याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एका बोरॉन मैच द फॉलोइंग में कि एका बोरॉन, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को ये क्या करो, मैच द फॉलोइंग करो। चलेगा, अभी आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना भाई, ये बहुत ही स्पेशल है। क्यों, जो अब तक जितने क्लासिफिकेशन हुए थे ना, वो सारे हुए थे एटॉमिक मास पे। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत ही वैल्यू दी थी भाई। बट ये जो अपना मोस्ले नाम था उसका, मोस्ले, स्पेलिंग शायद गलत है, मोस्ले कुछ तो नाम था उसका। उस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को इंपॉर्टेंस दिया और उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर्स पे क्या किया सॉरी, एटॉमिक नंबर्स पे क्या किया, अपना पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया। चलो देखते हैं क्या था पीरियोडिक टेबल। तो ये भाई पीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या है, 18 ग्रुप से 7 पीरियड से, इतना याद रखना। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं याद रखना। ऑल दी मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड ऑन दी पीरियोडिक टेबल। मेटल्स लेफ्ट, नॉन मेटल्स राइट। ठीक है, इतना याद रखना। और क्या भाई, जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब इसका एक सेल होगा, इसका दो, तीन, चार, पांच, ऐसे शेल्स क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट अक्रॉस द पीरियड शेल्स तो सेम ही रह रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अभी इसका भी हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, हीलियम के पास भी एक ही शेल है, बट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलेगा। अभी कुछ नाम्स है वो याद रखना है बस। ग्रुप वन को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं भाई। ग्रुप टू को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 15 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्टोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैस और जीरो जीरो ग्रुप। ठीक है, इतना याद रखना, चलेगा। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको, आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। एंजॉय ही करने के साथ आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी। या फिर जिसका पढ़ा ही नहीं हुआ था, केमिस्ट्री पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको लेक्चर कैसे लगा। एंड इसी केमिस्ट्री पार्ट का मैं और एक लेक्चर ले आने वाला हूँ। वो है बस क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। बस ऐसे 50-100 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन लाऊंगा, 50-100 नहीं, जितने मेरे से पॉसिबल हो सकते हैं उतने, या फिर जितने आधे घंटे के या फिर 25 मिनट लेक्चर में कवर हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लेके आऊंगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस उतने आपने वो लेक्चर देख लिया और थोड़ी फार
एनसीईआरटी से सॉल्विंग कर ली या फिर ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी सॉल्व कर ली, तो आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।